नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। विपक्षी दलों का जो गठबंधन बना है INDIA, उसमें सीटों के तालमेल पर अनौपचारिक बातचीत शुरू हो चुकी है। लेकिन कुछ बातें जानकर आपको आश्चर्य होगा। पहली बात तो ये, इस बात से शायद आश्चर्य नहीं होगा कि जितनी बातचीत में आसानी हो रही है उससे ज़्यादा मुश्किलें आ रही। कई तरह के सवाल, कई तरह की अड़चनें दिखाई दे रही हैं। लेकिन एक बात से जिससे आपको शायद आश्चर्य हो कि इस सीटों के तालमेल में अगर सबसे ज़्यादा उतावलापन, सबसे ज़्यादा बेचैनी कोई दिखा रहा है तो अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी बहुत बेचैन है कांग्रेस पार्टी से सीटों का गठबंधन करने का। देखिए, बहुत से लोगों का ये अंदाज़ा था कि दिल्ली की सेवाओं से संबंधित जो विधेयक है वो संसद में पास हो जाएगा, उसके बाद अरविंद केजरीवाल विपक्षी गठबंधन से निकल जाएंगे। हालांकि इस तरह का इंडिकेशन, इस तरह की चुटकी जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सदन में ली थी। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये सही होने वाला है जब तक कि कांग्रेस उनकी गठबंधन की शर्तों को मानने से मना नहीं करती। तब तक वो गठबंधन में बने रहना चाहते हैं। तब आप देखिए हो क्या रहा है। दिल्ली और पंजाब में बातचीत हो रही है और मुझे ज़्यादा आश्चर्य हो रहा है पंजाब को लेकर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की 70 में से 63 सीट्स हैं आउट ऑफ 70 विधानसभा में। इसी तरह से पंजाब में 117 में 90 से ज़्यादा सीटें हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि दोनों राज्यों में विधानसभा में आम आदमी पार्टी का वर्चस्व है। वहाँ पंजाब की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अभी खड़े होने की कोशिश कर रही है, अकाली दल गड्ढे में गिरी हुई है और कांग्रेस पार्टी जो है लगातार वहाँ कमज़ोर हो रही है पंजाब में। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए खुला मैदान था, उनको किसी गठबंधन की ज़रूरत ही नहीं थी। तो उनके लिए तो जो है इससे बढ़िया सिचुएशन चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, इसके लिए हो ही नहीं सकती थी कि इससे पहले कि बीजेपी मजबूती से खड़ी हो, वो उनके लिए मौका था लोकसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस करने का। सवाल ये कि फिर क्यों डरे हुए हैं अरविंद केजरीवाल, फिर क्यों वो कांग्रेस पार्टी से समझौता चाहते हैं, सीटों का तालमेल चाहते हैं। दिल्ली में तो बात समझ में आती है, दो चुनाव हार चुके हैं। 2014 और 2019 दोनों चुनाव 7 में से एक भी सीट नहीं मिली और लगभग 5 सीटों पर, दोनों बार 4-5 सीटों पर जो है तीसरे नंबर पर रहे। तो इसलिए उनको लगता है कि कांग्रेस से अलायंस हो जाएगा तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट मिलकर शायद बीजेपी को चुनौती दे सके। लेकिन पंजाब क्यों? पंजाब का सवाल इसलिए उठा रहा हूँ फिर बार बार कि ये एक इंडिकेशन है कि पंजाब में ज़मीनी हकीकत, राजनीतिक हकीकत बदल रही है। ज़मीन पर कोई बड़ा बदलाव हो रहा है जो अरविंद केजरीवाल को भी दिख रहा है, कांग्रेस पार्टी को भी दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी के लिए भी पंजाब में स्थिति बहुत अच्छी थी, 13 में से 8 सीटें वो जीती हुई है और इस समय प्रदेश में नंबर 2 की पार्टी है। तीसरे और चौथे नंबर की पार्टियाँ बहुत कमज़ोर दिखाई दे रही हैं। इसके बावजूद दोनों पार्टियां क्यों एक दूसरे से गठबंधन चाहती हैं? दोनों का नुकसान है। आम आदमी पार्टी को देखें तो उसके प्रभाव की दृष्टि से नुकसान है और कांग्रेस को देखें तो उसकी जो सीटों की संख्या है उसकी दृष्टि से, क्योंकि समझौते में उसको 8 सीटें तो नहीं मिलने वाली, तो उसके सिटिंग एमपीज़ का टिकट उसको काटना पड़ेगा, उसका जो बैकलैश होगा वो झेलना पड़ेगा और आम आदमी पार्टी से समझौते का नुकसान उठाना पड़ेगा। उसको जो एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा मिल सकता था वो नहीं मिलेगा आम आदमी पार्टी के साथ जाने के बाद। तो इस सब का एक ही इंडिकेशन है कि लोकसभा चुनाव की दृष्टि से पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षण बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक्शन बढ़ रहा है। आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब लोकसभा चुनाव आता है तो उनकी अपील अपनी पार्टी से ऊपर जाती है, यानी पार्टी को उस राज्य में विधानसभा में जितने वोट मिलते हैं उससे 8 से 10% ज़्यादा वोट लोकसभा में मिलते हैं। तो लोकसभा में पिछले चुनाव में भी बीजेपी और प्रधानमंत्री ने बड़ा एक्सटेंसिव प्रचार किया था। फ़ायदा होता अगर वो अकाली दल के साथ न होते। अकाली दल के साथ होने ने बीजेपी को पंजाब में डुबोया। इस बार बीजेपी अकाली दल के साथ नहीं है और अपनी पार्टी का लगातार विस्तार कर रही है। जिस तरह से सुनील जाखड़, कैप्टन अमरिंदर सिंह और तमाम लोगों को लेकर आए हैं,
तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी पंजाब के गांवों में पहुंच रही है। ये इंडिकेशन है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों भयभीत हैं भारतीय जनता पार्टी की जो विकास की दर है पंजाब में, राजनीतिक विकास की दर की बात कर रहा हूँ, उसको लेकर उनको लग रहा है कि बीजेपी को मिलकर ही चैलेंज कर सकते हैं, अलग अलग लड़ेंगे। बातचीत हो रही थी राज्य के नेताओं के बीच में सीटों की। अरविंद केजरीवाल ने सीधे सोनिया गांधी को फ़ोन किया, कहा 21 सीटें स्टेक पर हैं, 13 पंजाब की, 7 दिल्ली की और 1 चंडीगढ़ की, मिलाकर 21 सीटें लोकसभा की स्टेक पर हैं। इसमें जो है ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए और सीधे बड़े नेताओं को बात करनी चाहिए, नीचे के नेताओं पर इस बातचीत को नहीं छोड़ना चाहिए। इससे पता चलता है उनकी ईगरनेस, उनकी उतावली, उनकी बेचैनी कि जल्दी से जल्दी समझौता करना चाहते हैं। दूसरा, अरविंद केजरीवाल को ये भी तय करना है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करने हैं या नहीं। अगर करने हैं, क्या कांग्रेस पार्टी वहाँ भी अलायंस करने को तैयार होगी। अरविंद केजरीवाल की डिमांड है कि राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में कांग्रेस पार्टी उनके लिए लोकसभा की सीटें छोड़े। अब वो 1-1, 2-2 सीटें हो सकती हैं, हो सकता है कांग्रेस इसके लिए तैयार हो जाए, लेकिन मामला जो कुल दिखाई दे रहा है उसमें कांग्रेस ही छोड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो अरविंद केजरीवाल की 1 सीट है पंजाब में, उनको जाहिर है कि इससे ज़्यादा ही मिलनी है और वो जो डिमांड कर रहे हैं कि उनका शेयर बड़ा होना चाहिए और कांग्रेस का छोटा होना चाहिए। इसी तरह से दिल्ली में दोनों पार्टियों की कोई सीट नहीं है, लेकिन 5 सीटों पर पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी नंबर 2 पर रही थी। अब उसको कम से कम जो भी फार्मूला बने, 4-3 का बनेगा, 2-5 का बनेगा, मालूम नहीं है, लेकिन जो भी बनेगा उसको तो जितनी सीटें अलायंस में जाएंगी उन पर चुनाव लड़ने को ही नहीं मिलेगा, उसके कार्यकर्ता घर बैठ जाएंगे। क्या जिन सीटों पर कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ेगी वहां कांग्रेस के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के लिए काम करेंगे, या जहां कांग्रेस पार्टी लड़ेगी वहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता क्या कांग्रेस के लिए काम करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, गठबंधन में नेता मिल जाएं उससे गठबंधन नहीं बनता। जब तक ज़मीन पर कार्यकर्ता और समर्थक नहीं मिलते तब तक अलायंस जो है वो कामयाब नहीं होता। तो अब दिल्ली पंजाब से निकलकर ज़रा थोड़ा बाहर आएँ। समस्या कांग्रेस पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है। ये ऐसे 4 राज्य हैं जहां सीट बंटवारा बहुत कठिन होने वाला है। सोनिया गांधी, मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था आपको कि सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी से बात की है कि कांग्रेस को 4 सीट मिल जाए। अभी ममता बनर्जी तैयार नहीं है, लेकिन हो सकता है अल्टीमेटली तैयार हो भी जाए, लेकिन उनकी एक शर्त होगी कि कांग्रेस पार्टी सीपीएम को छोड़े। उनको पैकेज में सीपीएम नहीं चाहिए पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी किसी भी हालत में कांग्रेस से समझौता नहीं करेंगी अगर कांग्रेस और सीपीएम का समझौता रहेगा। तो यहाँ फैसला कौन लेगा? सोनिया गांधी नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे, सवाल ही नहीं उठता, राहुल गांधी का पूरे राजनीतिक परिदृश्य में जितने भी नेता हैं, जितने भी राजनीतिक दलों के नेता हैं, उनमें किसी से सबसे अच्छे संबंध हैं तो वो सीताराम येचुरी से। वैसे कांग्रेस के पतन का भी ये एक कारण है कि कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा अल्ट्रा लेफ्ट होती जा रही है, लेफ्ट से अल्ट्रा लेफ्ट होती जा रही है। तो ये सीपीएम के प्रभाव का ही नतीजा है। राहुल गांधी के आसपास जो लोग हैं वो भी जो है अल्ट्रा लेफ्ट वाले, उसी सोच वाले हैं। तो क्या राहुल गांधी सीताराम येचुरी का साथ छोड़ने के लिए तैयार होंगे? पश्चिम बंगाल में सीट बंटवारे का फैसला इसी आधार पर होगा। अब बात करें बिहार की। बिहार में पार्टियों की संख्या बढ़ गई है गठबंधन में। वहाँ पर आरजेडी है सबसे बड़ी पार्टी, जेडीयू है, कांग्रेस है, सीपीआई एमएल है, सीपीआई है, सीपीएम है। ये 6 पार्टियां हैं जिनके बीच में 40 सीटों का बंटवारा होना है। इनमें से 2019 की बात करें तो 16 सीटें जीतकर जेडीयू आई है। अब जाहिर है कि उसको 16 सीटें तो नहीं मिलने वाली, तो नीतीश कुमार को अपने सिटिंग एमपीज़ का टिकट काटना पड़ेगा। कितना काटना पड़ेगा ये अभी तय होना बाकी है। लेकिन क्या कांग्रेस की सीटें बढ़ाने के लिए तैयार होंगे जेडीयू और आरजेडी? इस मामले में लालू प्रसाद यादव बहुत हार्ड बार्गेनर हैं।
आप याद कीजिए 2009 उन्होंने और रामविलास पासवान ने आपस में हाथ मिला लिया और कांग्रेस के लिए शायद एक सीट छोड़ी थी, 39 सीटों पर समझौता कर लिया था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए, सीट देने का मामला आएगा जब, तो कांग्रेस के साथ कोई मुरव्वत कोई दिखाने वाला नहीं है। यही स्थिति जो है महाराष्ट्र में होने वाली है, बल्कि महाराष्ट्र की स्थिति थोड़ी अलग है। महाराष्ट्र में 3 पार्टियां हैं और ये 3 पार्टियां बनी हैं 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद। 3 पार्टियां नहीं बनी, 3 पार्टियों का गठबंधन बना है। अब इस गठबंधन की 3 में से 2 पार्टियां टूट चुकी हैं, लेकिन जो बची हुई पार्टी है उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी जो बची हुई है, दोनों नेता ये मानने को तैयार नहीं है कि उनका जनाधार कम हुआ है। अब इसका मतलब समझिए आप, दोनों का दावा है कि जनता, ये मतदाता जो उनका था वो उनके साथ है। इसका मतलब जितनी सीटें पिछली बार लड़े थे उतनी सीटें चाहिए। तो शिवसेना तो 22 या 23 सीटें लड़ी थी, क्या 48 में से 22-23 सीटें उद्धव ठाकरे को देने के लिए शरद पवार और कांग्रेस तैयार होंगे? ये एक बड़ा प्रश्न होगा। इस समय विधानसभा में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, तो उसका दावा और बड़ा होगा। और चूंकि वो राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष में, इसलिए भी उनका दावा और बढ़ेगा। तो ये सीटों को लेकर जो है बड़ा बड़ा गड़बड़ झाला है, इतनी आसानी से तय होने वाला नहीं है जिन राज्यों की बात कर रहा हूँ। अब आखिर में उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश दरअसल कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ा संकट प्रदेश है। यहाँ वो 38 साल से सत्ता से बाहर है और लगातार उसमें गिरावट आती जा रही है। उसके जनाधार में, उसका जनाधार 2-2.5% वोट रह गया है, जो पिछले विधानसभा में 2022 में आया, 2 पॉइंट समथिंग है। तो इस हालत में है कांग्रेस। ये जो विपक्ष का गठबंधन बना है, इसमें समाजवादी पार्टी है। अब देखिए विडंबना, ये देखिए कि गठबंधन में समाजवादी पार्टी तो है, लेकिन कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी से अलायंस नहीं चाहती है। कांग्रेस की नज़र बहुजन समाज पार्टी पर है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों भाई? बीजेपी के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है, उसका एक कोर वोट है यादव मुस्लिम का, बड़ा वोट है। इस विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का वोट शेयर भी बढ़ा है। ये सब बातें ठीक है, लेकिन गठबंधन में असली चीज़ जो मैं बार बार कहता हूँ वो है वोट ट्रांसफ़र कराने की क्षमता। क्या अखिलेश यादव में वो है? कम से कम 2 चुनावों में तो नहीं दिखाई दिया। 2017 में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, कांग्रेस की 7 सीटें आई, 125 करीब कांग्रेस लड़ी थी, 125-30 सीटें कुछ लड़ी थी, सिर्फ 7 आई। और उसके बाद 2019 में बसपा से हुआ, समाजवादी पार्टी की 5 की 5 सीटें रह गई। सीट किसकी बढ़ी? मायावती की 0 से 10 पर पहुंच गई। कांग्रेस को पता है कि सपा और बसपा में से अगर चुनना हो तो बसपा को चुनना चाहिए, क्योंकि बसपा के पास अपना वोट ट्रांसफ़र कराने की क्षमता है, और ये क्षमता होते हुए भी कई बार जो है वोट ट्रांसफ़र नहीं होता। 2019 उसका उदाहरण है। बसपा के लोगों ने सपा को वोट नहीं दिया, सपा के लोगों ने भी बसपा को वोट नहीं दिया। फिर आप कहेंगे कि सीटें कैसे 0 से 10 हो गई बसपा की? सिर्फ मुसलमान वोट आया। जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट नहीं था, बीएसपी का कैंडिडेट था, वहाँ मुसलमानों ने पूरी तरह से बसपा को वोट दिया। ये दलित मुस्लिम का अलायंस जो बना, उसकी वजह से बसपा को 10 सीटें मिल गई। तो कांग्रेस पार्टी अभी भी उम्मीद लगाए है कि शायद बसपा तैयार हो जाए अलायंस के लिए। बसपा में मायावती के भतीजे आनंद जो है वो तैयार हैं कांग्रेस से अलायंस के लिए, लेकिन मायावती ने चुप्पी धारण की हुई है। हालांकि उन्होंने एक मुद्दे पर अपनी नीति बदली है। उन्होंने कहा कि ये विधानसभा चुनाव में जो हमारे लोग आएंगे, अगर सरकार बनने में हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम सरकार में शामिल होंगे। अभी तक ये था कि हम बाहर से समर्थन करेंगे, जिसका भी करेंगे। पिछली बार कांग्रेस का किया था। राजस्थान में कांग्रेस उनकी सारी जो है उनके एमएलएज ले गई 6 के 6, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी उनकी स्थिति खराब ही रही। तो मायावती ने तय किया कि इस बार अगर हमारे विधायक जीत कर आएंगे और सरकार उनके समर्थन से अगर बनने की स्थिति होगी तो वो सरकार में शामिल होंगे। लेकिन कांग्रेस के साथ अलायंस करेंगे, इसके बारे में अभी मायावती कुछ नहीं बोली है। उनको हमेशा ये डर सताता है कि उनका दलित, तो जो गैर जाटव दलित बीजेपी ले गई, जो जाटव बचा हुआ है
कांग्रेस के साथ अलायंस करेंगे तो वो कांग्रेस के साथ चला जाएगा, क्योंकि मुस्लिम वोटर कांग्रेस चाहे सपा से गठबंधन करे या बसपा से करे, कांग्रेस को मुस्लिम वोट मिलेगा उत्तर प्रदेश में। और यही डर है मायावती को कि मुस्लिम वोट मिलेगा और हमारा जाटव भी अगर उधर गया तो फ़ायदा कांग्रेस का होगा, हमारा नहीं होगा। क्योंकि जहां कांग्रेस नहीं होगी वहां मतलब कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं होगा, वहां मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट देगा, बसपा को नहीं देगा। तो इस अलायंस से बसपा को कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है और लॉन्ग टर्म में नुकसान नज़र आ रहा है। तो मामला यहाँ फंसा हुआ है। इसलिए अभी आज की जो परिस्थिति है इसमें मान सकते हैं कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए नहीं आने वाले। वो वायनाड से ही चुनाव लड़ेंगे, सबसे सुरक्षित सीट है उनके लिए। लेकिन तब तक जब तक कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यूडीएफ का पार्ट है, यानी जो कांग्रेस की अध्यक्षता वाला, कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन है, सीपीएम लगातार पिछले 1 साल से कोशिश कर रही है आईयूएमएल जो है उसके साथ एलडीएफ में आ जाए। अगर एलडीएफ में चला गया आईयूएमएल तो फिर मुश्किल हो जाएगी वायनाड में राहुल गांधी के लिए। लेकिन ऊपर कुछ न कुछ बात, कुछ समझौता हो जाएगा। इसलिए वायनाड राहुल गांधी के लिए 543 जो लोकसभा सीटें हैं पूरे देश में, उनमें से सिर्फ एक वायनाड है जो राहुल गांधी के लिए सुरक्षित सीट है, और वो भी मुस्लिम लीग के कारण। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कांग्रेस पार्टी और उसके सबसे बड़े नेता की स्थिति क्या है। सीटों के तालमेल की बात मुझे लगता है मुंबई में भी कोई फाइनल शेप ले पाएगी, इसमें मुझे शक है। क्योंकि ये मुद्दा इतना आसान नहीं है, बड़ा उलझा हुआ मुद्दा है और यही इस गठबंधन की सबसे कमज़ोर कड़ी है। अब देखना है कि गठबंधन किस तरह से इससे डील करता है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।